नमस्कार। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पार्ट 2 में आपका स्वागत है। आई होप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पार्ट 1 आपने देख रखा हो। तो शुरू करते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम पार्ट 2 को। अगर कोई सबसे बड़ी कंपनी है, डेटा एनालिसिस के थ्रू पता चलता है जिसने सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए हैं और किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिए हैं, तो वो कंपनी है फ्यूचर गेमिंग कंपनी। ईसीआई यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग इलेक्शंस में जो खर्च करने की लिमिट है कि कोई भी पार्टी अगर इलेक्शंस में खर्च करती है तो इस लिमिट से ज्यादा खर्च नहीं कर सकती। वो लिमिट है 95 लाख और 70 लाख पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए और 40 लाख और 28 लाख हैं असेंबली इलेक्शंस के लिए। लेकिन एक्चुअल खर्चे तो कुछ और ही हैं जो भर भर के खर्च किए जाते हैं ईसीआई की लिमिट से ज्यादा। रिपोर्ट के मुताबिक पता चलता है कि वो खर्चे हैं 40 करोड़ पार्लियामेंट्री इलेक्शंस के लिए और 6 करोड़ असेंबली इलेक्शंस के लिए। तो फिर कहां से आएगा इतना पैसा इलेक्शंस में खर्च करने के लिए, भर भर के खर्च करने के लिए? तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की चोरी या लूट तो बनती है। इलेक्शन कमीशन की लिमिट से ज्यादा चुनाव के प्रचार में दबाकर पैसा खर्च किया जाता है और पैसे के बल पर हेरा फेरी करके चुनाव जीत लिया जाता है। एक बार इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बता देता हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ इस तरीके का दिखता है। इसे कोई भी एक पर्टिकुलर एसबीआई से खरीद कर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकता है और अगर 15 दिन के अंदर पॉलिटिकल पार्टी ने इसे इन कैश नहीं कराया तो यह पैसा पीएम रिलीफ फंड में चला जाता था। इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी सच्चाई जानने के लिए एक बार एक जर्नलिस्ट ने 2 बॉन्ड खरीदे। ये जर्नलिस्ट थी पूनम अग्रवाल। पूनम अग्रवाल एसबीआई की पार्लियामेंट्री ब्रांच पर जाती हैं और वहां से एक हजार रुपए के 2 बॉन्ड खरीदती हैं। पहला बॉन्ड 5 अप्रैल 2018 को और दूसरा बॉन्ड 9 अप्रैल 2018 को खरीदती हैं। उस वक्त पूनम अग्रवाल द क्विंट में काम करती थी। इस बॉन्ड को देखकर पूनम अग्रवाल ने नोटिस किया कि इस बॉन्ड पर खरीदने वाले का नाम तो है ही नहीं कि किसने खरीदा है, नाम क्यों छुपाया जा रहा है। गौर से देखने पर पता चला कि ये दोनों बॉन्ड तो सेम हैं, तारीख के अलावा इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों के दोनों बॉन्ड सेम दिखाई पड़ रहे हैं और तारीख जो रेड कलर में दिखाई दे रही है उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं नजर आ रहा है। जब इनमें से एक बॉन्ड को फॉरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेजा गया तो पता चला कि इस बॉन्ड के एक कोने पर अल्फा न्यूमेरिकल सीक्रेट कोड पड़ा हुआ है जो सिर्फ अल्ट्रा वायोलेट यानी कि यूवी लाइट डालने पर ही दिखाई पड़ता है। इसका मतलब सरकार अब तक झूठ बोलती आ रही थी। सरकार का कहना था कि कोई भी अगर इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो हम उसकी पहचान छुपा कर रखेंगे, पता भी नहीं चलेगा कि किसने बॉन्ड खरीदा है और किसके लिए खरीदा है। इसलिए द क्विंट में पूनम अग्रवाल ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा था कि पब्लिक को मिसलीड किया जा रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले डोनर की कोई आइडेंटिटी कॉन्फिडेंशियल नहीं रखी जा रही है। जबकि 2018 में जब फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, इस स्कीम को लाया गया था और प्रॉमिस किया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाले को कभी भी ट्रैक नहीं किया जा सकेगा, हम उसकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, डोनर को डरने की जरूरत नहीं है ताकि उसको किसी भी तरह से फ्यूचर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई नुकसान न पहुंचे। जब झूठ पकड़ा गया तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी मान लिया कि हाँ, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड है, लेकिन इससे किसी भी डोनर की ट्रांजैक्शन ट्रैक नहीं हो सकेगी। एसबीआई इस कोड को किसी से भी शेयर नहीं करेगी, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर लेट अरुण जेटली जी ने पार्लियामेंट में अपोजिशन के सामने यह कहा कि चिंता मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन दे रहा है, कौन आपको पैसे डोनेट कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आपका भी ध्यान रखेगी, टेंशन ना लो, हमारी सरकार ऑपोजिशन का भी अच्छे से ध्यान रखेगी। लेकिन यह भी झूठ था। और फिर जनवरी 2018 को नोटिफिकेशन आती है जिसके सेक्शन 6(4) में बोला जाता है कि अगर लॉ इन्फोर्समेंट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल्स मांगी तो एसबीआई को ये सारी डिटेल्स देनी होंगी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं सामने। पहला कि कभी भी जनता को यह नहीं पता चलेगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड देने वाला कौन है और किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स जा रहे हैं। और दूसरी बात, ऑपोजिशन को कभी भी यह पता नहीं रहता था कि बीजेपी को कितने अमाउंट के बॉन्ड्स दिए जा रहे हैं और कौन कंपनी है, कौन है जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स बीजेपी को देती है। तीसरा,
तीसरी बात में, लेकिन बीजेपी को सब पता रहता था कि ऑपोजिशन को कौन बॉन्ड दे रहा है, कौन कंपनी है और कितने अमाउंट के बॉन्ड ऑपोजिशन को दिए जा रहे हैं, और इसे बीजेपी ऑपोजिशन के खिलाफ सीक्रेट हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी और इसका नाजायज फायदा उठाने लगी क्योंकि बीजेपी पावर में थी। अब बताइए कि कौन सी ट्रांसपेरेंसी रह गई। इसी ट्रांसपेरेंसी के चलते कम्युनिस्ट पार्टी और दो एनजीओज मिलकर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से इस इलेक्टोरल बॉन्ड की सारी डिटेल्स को पब्लिक करने की अपील करते हैं। और फिर 15 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि असंवैधानिक करार कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल डिस्क्लोज करने का ऑर्डर दिया। और फिर एसबीआई ने बहुत से बीच में बहाने भी बनाए कि हम इतने कम दिनों में ये काम नहीं कर पाएंगे, इतनी सारी डिटेल्स को मर्ज नहीं कर पाएंगे, डेटा अलग अलग है, ये है और वो है, हमें इतने टाइम का वक्त चाहिए, हमें 4 जून तक का 30 जून तक का टाइम चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डांट फटकार लगाकर एसबीआई को सारी डिटेल्स को कुछ ही दिनों में डिस्क्लोज करवा लिया और एसबीआई ने इस डिटेल्स को 2 लिस्ट में जारी किया। पहली लिस्ट थी कि कौन कंपनी कितना अमाउंट दे रही है और दूसरी लिस्ट थी कि कौन सी पार्टी को कितना अमाउंट मिला है। अब कुछ आंकड़ों को देखिए। इन आंकड़ों के हिसाब से साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी को मिले हैं, जिसमें मेगा इंजीनियरिंग ने बीजेपी को 584 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए, क्विक सप्लाई चेन ने बीजेपी को 375 करोड़ के बॉन्ड दिए। फ्रंट लाइन में ईसीआई ने खुद रिवील किया कि सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा बीजेपी को हुआ है। और इंडिया टुडे एनक्लेव में होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ साफ झूठ कहा कि कुल मिलाकर 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स थे, हमें तो सिर्फ 6,000 करोड़ के बॉन्ड्स मिले हैं, बाकी 14,000 करोड़ के बॉन्ड्स कहां हैं। ईसीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा रिवील किया और बताया कि कुल 12,770 करोड़ के बॉन्ड्स आए हैं, जिसमें से 8,000 करोड़ सिर्फ बीजेपी को मिले हैं। आप डेटा को देखिए, इन 12,000 करोड़ में से 6,000 करोड़ बीजेपी को मिलते हैं, जो कि 47.5% होते हैं। दूसरे नंबर पर है टीएमसी, जिसे 1,600 करोड़ के बॉन्ड मिलते हैं, जो कि 12.6% है। और तीसरे नंबर पर है कांग्रेस, जिसे 1,421 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं, जो कि है 11.1%। चौथे नंबर पर है बीआरएस तेलंगाना, जिसे 1,214 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। पांचवें नंबर पर है बीजेडी ओडिशा, जिसे 775.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। छठे नंबर पर है डीएमके तमिलनाडु, जिसे 639 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। सातवें नंबर पर है डब्ल्यूएसआर आंध्र प्रदेश, जिसे 337 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। आठवें नंबर पर है टीडीपी आंध्र प्रदेश, जिसे 218.9 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिले हैं। शिवसेना, जिसे 160 करोड़ रुपए के बॉन्ड मिलते हैं। और भी बहुत सारी पार्टी हैं, जैसे आरजेपी, आम आदमी पार्टी, ईटीसी। इन पार्टियों को 30 करोड़ से लेकर 75 करोड़ के बीच में बॉन्ड मिलते हैं। और इस झूठ को एएनआई और जागरण में दिखाया जाता है कि हाँ, 20,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड्स ही थे, बीजेपी को सिर्फ 6,000 करोड़ के ही बॉन्ड्स मिले हैं, बाकी सब विपक्ष के पास हैं। और फिर इंडिया टुडे में दिखाया जाता है कि अमित शाह ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर ऑपोजिशन की धज्जियां उड़ा दी। सिर्फ बॉन्ड देना स्कैम नहीं है। बॉन्ड तो कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकता है, लेकिन किसी फायदे के लिए अगर बॉन्ड दिया जाए तो वो स्कैम है। जैसे कि कोई प्रोजेक्ट पास कराना हो, कोई कंपनी का प्रोजेक्ट है और वो उसे पास कराना है, कोई टेंडर लेना हो और तब बॉन्ड दिया जाए, तो ये स्कैम की नजर में आता है। जो कंपनियां बॉन्ड नहीं देती उन पर ईडी की रेड पड़वाई जाती है और फिर जबरन उन कंपनियों को मजबूर करके उनसे चंदा वसूल किया जाता है। यह तो वही बात हुई कि हर हाल में चंदा लूंगा और चंदा नहीं दिया तो ईडी का फंदा दूंगा। यह है स्कैम। जनता के टैक्स के पैसे को कंपनियों के प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है और फिर उन कंपनियों से वापसी में बहुत भर भर के चंदा लिया जाता है। यह है स्कैम। यह है सबसे बड़ा स्कैम जो इंडिया में किया जा रहा था। और फिर अमित शाह के झूठ के बाद सेम झूठ उन्हीं के पॉलिटिशियन यानी बीजेपी के पॉलिटिशियन आरपी सिंह ने भी बोला। हमें धन्यवाद देना चाहिए उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन लोगों का जिनकी मदद से ये घोटाला सामने आ पाया है।
और एडवोकेट प्रशांत भूषण का, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस मुद्दे पर बहस की। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, जहरीली घर की हवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। आइए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, राहतों के नाम पे कमाई कीजिए, जेब अवाम की सफाई कीजिए, लूट के गरीबों को भलाई कीजिए। कुछ तो निगाहों को हिजाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए। और रात ये आखिरी बंद समाप्त आएगा, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसी कैसी देखो योजनाएं खा गए, बेच कर ये अपनी आत्माएं खा गए, मार के मरीजों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की